मेथड टू फाइंड टाइप ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस को हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन देखी थी फंक्शन का, तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन टू वन, मैनी टू वन। फिर वन टू वन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, वन टू वन, ऑन टू। फटाफट नोट करते चलो, बैठ के देखो, नहीं पढ़ाया जा चुका है, कोई नई चीज नहीं है तो उसमें कुछ समझना हो। मैनी टू वन, इनटू, यही चार टाइप जनरली जब टाइप ऑफ फंक्शन वो क्वेश्चन में पूछेगा तो यही चार टाइप दिए होंगे, चार ऑप्शन दिए होंगे। वन टू वन ऑन टू, वन टू वन इन टू, मैनी टू वन ऑन टू, मैनी टू वन इन टू। यही चार ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के ऑप्शन में डालेगा। तो अब इसमें पहले हम लोग वन टू वन, मैनी टू वन कैसे चेक करेंगे, फिर इनटू ऑन टू कैसे चेक करेंगे ये देखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालें, मेथड टू चेक वन टू वन एंड मैनी टू वन फंक्शन। मेथड टू चेक वन टू वन एंड मैनी टू वन फंक्शन। तो पहले ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं, फिर विदाउट ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, नंबर वन, ग्राफिकल मेथड। अगर हम लोग गिवन फंक्शन का ग्राफ बना पा रहे हैं तो ग्राफिकली चेक करना सबसे इजी होता है। ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे चेक करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और जहां पर ग्राफ का मैक्सिमम पोर्शन है वहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अगर ये पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वन टू वन, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो मैनी टू वन। नोट डाउन, फर्स्ट ड्रा द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। फर्स्ट draw the graph of given function। सबसे पहले तुमको गिवन फंक्शन का ग्राफ बनाना है। ठीक है, एंड देन draw a horizontal line parallel to x-axis in that particular region, and then draw a horizontal line parallel to x-axis in that particular region in which maximum portion of curve exists, in which maximum portion of curve exists। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना है जहां पर ग्राफ का मैक्सिमम पोर्शन। If this horizontal line कट टू द कर्व, और कट वाले पॉइंट चाहिए, टच वाले नहीं, बीच में खींचना है, एंड पॉइंट्स पर नहीं। If this horizontal line cut to the curve only at one point, if this horizontal line cut to the curve only at one point, then f of x will be one to one function।
then f of x will be one to one function. लेकिन अगर लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, but if line cut to the curve, but if line cut to the curve at more than one point, then f of x will be many to one function. लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा? मैनी टू वन होगा. क्या होगा? मैनी टू वन होगा. जैसे हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. पैराबोलिक ग्राफ सभी लोगों को पता होगा. हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा और वहां खींचना जहां ग्राफ हो. जब हमने लाइन खींचा तो देखो कितने पॉइंट्स पे कट किया. ये 2 पॉइंट पे कट किया कि नहीं? जल्दी बोलो. कौन सा फंक्शन हो गया? ये मैनी टू वन हो गया. अब ये नहीं कि बैठ के जो है तुम यहां लाइन खींच दिए कि कुछ हो ही नहीं रहा है. अरे जहां ग्राफ नहीं होगा वहां क्या कट करेगा? समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा जहां पर ग्राफ का मैक्सिमम पोर्शन हो वहां पर लाइन खींचना है. अब सपोज हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब है. y इक्वल टू एक्स क्यूब तुम्हारा जो है इस तरीके से बनता है ग्राफ. अगर ग्राफ बना पा रहे हो तो वन टू वन या मैनी टू वन चेक करना सबसे इजी होता है. और ये ग्राफ बनाते भी चलो इसी तरह बना बना के सब याद भी हो जाएंगे. तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लिया और एक ही खींचना है, 10-12 लाइनें नहीं, कहीं भी एक खींच लो एक्स एक्सिस के पैरेलल. तो देखो केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं? तो ये हमारा वन टू वन फंक्शन हो गया. हमने y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया. y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाएगा कि पीरियोडिक ग्राफ होता है. हालांकि पीरियोडिक ग्राफ में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन तब भी लाइन खींच के एक बार देख लो. पीरियोडिक फंक्शन ऑलवेज मैनी टू वन, ये मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया है ना. तो यहां देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा तुमने, देखो तो देखो कई पॉइंट्स पे कट कर रहा है कि नहीं. हालांकि 2 पीरियड अभी बनाए हैं, ग्राफ तो और आगे जाएगा. वो तो अगर एक पीरियड में कट करेगा लाइन तो हर पीरियड में कट करेगा. क्यों? ये भी तुम्हारा कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी टू वन फंक्शन हो गया. लाइन वहां खींचना, अब 1 के ऊपर ना खींच देना या -1 के नीचे मत खींच देना. जहां पर ग्राफ का मैक्सिमम पोर्शन है वहां पे लाइन खींचो. तो ग्राफिकली वन टू वन मैनी टू वन कैसे चेक करना है ये क्लियर हो गया सभी को. अब विदाउट ग्राफ आते हैं. तो सेकंड मेथड लिखो. सेकंड मेथड लिखो. ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? ये पूरा नोट कर लिया ना? सेकंड मेथड पे आ जाओ. अब हम लोग विदाउट ग्राफ देखेंगे. तो बिना ग्राफ के अगर हमको ये कंफर्म करना हो कि फंक्शन वन टू वन होगा या मैनी टू वन होगा तो सबसे पहले पीरियड चेक करो. क्योंकि हमको पता है कि जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन
विल ऑलवेज बी मैनी टू। तो हम लोग सबसे पहले पीरियड चेक करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है हम उसका पीरियड चेक करेंगे। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो तुरंत मैनी टू वन टिक कर दो। पीरियड चेक करने के जो फंडे हैं वो पीछे लिखाए गए हैं, याद है ना सबको? अरे पीरियोडिक फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हम लोगों ने। अगर नॉन पीरियोडिक है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, फर्स्ट चेक पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ एक्स का पीरियड चेक करोगे। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो तुरंत मैनी टू वन टिक कर दो। इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक देन इट इज मैनी टू वन फंक्शन। फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इन केस अगर नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है तो फिर एफ डैश एक्स निकालना होगा, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स देखने होंगे। थर्ड पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन पीरियोडिक function, if f of x is non-periodic function, then find f dash x। तो फंक्शन अगर नॉन पीरियोडिक है तो तुमको f dash x फाइंड कर लेना है। फिर f dash x इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करोगे। f dash x इक्वल टू 0 पर कुछ रियल x अगर आ रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट मिलने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ f dash x इक्वल टू 0 फॉर at least one real x at which maxima or minima exist, at which maxima or minima exist, then f of x will be many to one function। तो अगर f डैश x बराबर 0 कम से कम एक रियल x पर भी है, कम से कम एक रियल x पर भी है, तो वहां पर तो वो फंक्शन मैनी टू वन हो जाएगा। वो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी टू वन। जैसे ये तुम्हारा सब, ये ग्राफिक बना लो, ये देखो मैक्सिमा दे रहा है, इस पर जो है तुमको मिनिमा मिल रहा है। तो जब भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट होता है देखो तो ग्राफ वहां टर्न कर जाता है। देखो ये ऐसे, जैसे भाई जैसे ग्राफ टर्न करेगा वाई रिपीट मारने लगेगा ना वहां पर, और अगर वाई रिपीट मारेगा तो क्या हो जाएगा? मैनी टू वन। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? मैनी टू वन फंक्शन। ये भी क्या हो गया? मैनी टू वन फंक्शन। यहां पर मैक्सिमा है, यहां पे मिनिमा है, तुमको ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ तो केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर f डैश x इक्वल टू 0 है, कम से कम एक रियल x पर, जहां मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट है, जहां मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैनी टू वन। क्या हो जाएगा? मैनी टू वन। ठीक है। नंबर 5, अब अगर f डैश x किसी भी रियल x पर 0 नहीं हो रहा है, तो या तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा या f डैश x
लेस देन जीरो होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन इंक्रीज करता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो पे फंक्शन डिक्रीज करता है, तो फिर वो 1 to 1 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसके अभी रीजन पे तुमको डिटेल में नहीं जाना, वो रीजन तो वो सब चीजें हम लोग आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे। अभी तुमको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि अगर एफ डैश एक्स किसी भी रियल एक्स पर जीरो नहीं है तो 1 to 1 तुरंत टिक कर देना। तो इफ एफ डैश एक्स not equal to 0 at any real x, then f of x will be 1 to 1 function. Then f of x will be 1 to 1 function. तो एफ डैश एक्स अगर किसी भी रियल एक्स पर जीरो नहीं हो रहा है, एफ डैश एक्स अगर किसी भी रियल एक्स पर जीरो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा वो 1 to 1 फंक्शन। क्या हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। इसको नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से। फिर से एक बार देख लो, पहले पीरियड चेक करना है, पीरियोडिक है तो मैनी टू 1, नॉन पीरियोडिक है तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स बराबर जीरो है, कम से कम एक एक्स पर भी अगर है जहां मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो तुम्हारा क्या हो जाएगा मैनी टू 1। और अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है किसी भी रियल एक्स पर, फिर वो 1 to 1 में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो किस में चला जाएगा तुम्हारा 1 to 1 में। इसको अगर हम लोग इसका एल्गोरिथम बनाए थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखने के लिए, तो पहले हम लोगों ने इस तरह से याद रखना ज्यादा इजी होगा। जैसे ये हमारा डिसीजन बॉक्स है, तो पहले तुमने पूछा क्या फंक्शन पीरियोडिक है, इज एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक। तुमने कहा यस पीरियोडिक है, तुरंत मैनी टू 1 पे आ गए। तुमने कहा नो, पहले पीरियड ही चेक करना है, इसलिए ये एल्गोरिथम बना लो सब लोग, उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर नो हो गया तब एफ डैश एक्स चेक करना। फिर तुम ये पूछ लो इज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट लीस्ट वन रियल एक्स at which maxima oblique minima exist। जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा है उसने कहा यस, यस है तो नो मैनी टू 1। लेकिन अगर ये भी नो हो गया तब तुम क्या टिक कर देना 1 to 1 फंक्शन। तो दो बॉक्स में सारी चीजें आ गई। तो मैनी टू 1 होने के लिए देखो 1 to 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो इधर 1 to 1 होने के लिए देखो एक तो नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, क्यों नॉन पीरियोडिक होना चाहिए, और फिर एफ डैश एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन मोनोटोनिक भी होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं या तो केवल इंक्रीज करते हैं या केवल डिक्रीज करते हैं, केवल इंक्रीज करते हैं या केवल डिक्रीज करते हैं। हमारे जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं साइड में नोट कर लो। एक्चुअली मैं ये कभी कभी इस टाइप की लैंग्वेज डाल देता है ना, तो अभी हालांकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन उस चीज को यहीं पे नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर जो है भूल जाओगे। ये वर्ड जैसे अगर वो कहे कि नॉन पीरियोडिक प्लस मोनोटोनिक 1 to 1 होगा कि मैनी टू 1 होगा, वो लैंग्वेज जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो समझ लोगे, लेकिन अब इसी चीज को वो मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक करके अगर बोले तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो केवल और केवल इंक्रीज करे या केवल और केवल डिक्रीज करे, मतलब उसमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फिर नहीं आते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम पॉइंट होगा, जैसे भी पीछे तुम लोगों ने एक ग्राफ बनाया उसमें देखो इंक्रीज जब मैक्सिमम पॉइंट होता है
तो पहले इंक्रीज करेगा, बाद में देखो डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? लेफ्ट में इंक्रीज, राइट में डिक्रीज। मिनिमा पे उल्टा होगा, मिनिमा में पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। मोनोटोनिक फंक्शन वो होते हैं जो केवल इंक्रीज, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो ये केवल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, या एक्स क्यूब केवल इंक्रीज कर रहा है, ये 0 पर से जाएगा, ये मोनोटोनिक होते हैं। ये 1 to 1 में जाएंगे, किस में जाएंगे तुम्हारे? 1 to 1 में जाएंगे। अच्छा, अगर केवल हम मोनोटोनिक बोल दें कि फंक्शन केवल इंक्रीज करे या केवल डिक्रीज करे, ये क्या पीरियड वाली कंडीशन लगाना जरूरी है क्या? अगर हम ये कहें कि मोनोटोनिक फंक्शन विल ऑलवेज बी 1 to 1, तो ये सही है कि गलत है? कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जहां पर मोनोटोनिक फंक्शन जो है तुम्हारा मैनी टू वन हो रहा हो। बहुत सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे ये तुम्हारा 10x है, अब ये एक पीरियड में केवल इंक्रीज कर रहा है, फिर आगे जब दूसरे पीरियड में जाओगे तब भी ये इंक्रीज ही करेगा। मतलब वो अलग बात है कि वो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी आया, लेकिन चल के तो नहीं आया। जब तुम चलोगे ग्राफ के ऊपर तो देखो इंक्रीज, यहां भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। कहीं डिक्रीज करता हुआ दिखेगा तुमको? अरे यस में जल्दी बोलो। ये मोनोटोनिक है, लेकिन मोनोटोनिक होने के बावजूद भी मैनी टू वन है कि नहीं, इसलिए नॉन पीरियोडिक डालना जरूरी है। समझ गया ना? नॉन पीरियोडिक प्लस मोनोटोनिक, ये पक्का 1 to 1 होगा। केवल मोनोटोनिक में एग्जांपल है, ठीक है ना? तो मोनोटोनिक फंक्शन में लिख लो, फंक्शन either increases in whole hour or decreases in whole hour are called, देखो होल आर तो एक रफ बोल दिया जाता है, होल आर मतलब उसकी डिफाइंड डोमेन। अब हर फंक्शन की डोमेन होल आर थोड़ी होती है, लेकिन अब अलग अलग फंक्शन की अलग अलग डोमेन, तो सबके लिए अलग अलग तो लिखोगे नहीं। तो फंक्शन आइदर इंक्रीजेज इन होल आर और डिक्रीजेज इन होल आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। तो केवल और केवल इंक्रीज करें या केवल और केवल डिक्रीज करें, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग, जैसे एक्स क्यूब हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीजिंग वाले का कोई एग्जांपल दो जरा। ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो केवल और केवल डिक्रीज करता हो। है? इसी में माइनस साइन लगा तो इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? इसी में क्या लगा दो? माइनस साइन। देखो ये देखो, इस टाइप का ग्राफ बनेगा कि नहीं? बना लो, उसको बैठ के देखो, नहीं फटाफट बनाओ। तो ये भी मोनोटोनिक में आएगा। तो ऐसे फंक्शन जो केवल और केवल इंक्रीज करें या केवल और केवल डिक्रीज करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है? तो अब इस फ्लो चार्ट पे वापस आ जाओ। अच्छा, अब नॉन मोनोटोनिक तो अंडरस्टूड है, जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल होंगे, वो क्या कहलाएंगे? नॉन मोनोटोनिक। क्या कहलाएंगे? नॉन मोनोटोनिक। ठीक, अब इस पे आ जाओ। तो देखो ये पहला बॉक्स नो हो रहा है, यानी नॉन पीरियोडिक प्लस मोनोटोनिक। तो नोट में लिख लो नंबर 1। नंबर 1 तो पहले ये लिख लो, पीरियोडिक फंक्शन विल ऑलवेज बी मैनी टू वन।
periodic function will always be many to one. Second, non-monotonic function will always be many to one function. थर्ड पॉइंट पे आ जाओ. थर्ड पॉइंट पे आ जाओ. तो पीरियोडिक मैनी टू वन, नॉन मोनोटोनिक मैनी टू वन समझ में आ गया. नॉन मोनोटोनिक मतलब जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल, मतलब इंक्रीज टू डिक्रीज, डिक्रीज टू इंक्रीज, मतलब कम से कम एक मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हो. ठीक है, वो भी किसमें जाएगा तुम्हारा? मैनी टू वन. फटाफट बोलते जाओ. ठीक है, इसमें जाएगा मैनी टू वन. थर्ड पॉइंट, नॉन पीरियोडिक प्लस मोनोटोनिक. नॉन पीरियोडिक प्लस मोनोटोनिक will always be one to one function. तो अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट निकल करके आ गया. पीरियोडिक बोलते जाओ मैनी टू वन, पीरियोडिक फंक्शन मैनी टू वन, नॉन मोनोटोनिक मैनी टू वन. नॉन मोनोटोनिक मतलब जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों इंटरवल. ठीक है. नॉन पीरियोडिक प्लस मोनोटोनिक, ये किसमें जाएगा? ये तुम्हारा वन टू वन में जाएगा. इसमें जाएगा वन टू वन में जाएगा. ठीक. अच्छा, इसमें एक चीज तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे केवल अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 हम लोग चेक करते हैं. कई बार क्या होता है कि जैसे एफ डैश एक्स बराबर 0 तुमने किया और रियल एक्स आ गया तो तुम तुरंत मैनी टू वन टिक कर देते हो. ये गलत है. ठीक. अगर ऐसा होता तो फिर मैं ये क्यों लिखा था? हम खाली लिखवा देते कि एफ डैश एक्स बराबर 0, कम से कम एक रियल एक्स में है तो टिक कर देना मैनी टू वन. फिर मैंने आगे उसका लिखा है एट विच मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट. ये जरूरी है, ये ध्यान रखना. ये जो वर्ड डाला गया है बहुत जरूरी है. कई बार एफ डैश एक्स बराबर 0 पर तुमको रियल एक्स मिल जाएंगे, लेकिन ना तो उसमें मैक्सिमा होगा ना उसमें मिनिमा होगा. ये कोई जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 पर हमेशा मैक्सिमा मिनिमा मिले. हाँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा मिनिमा मिलने का चांस होता है, लेकिन तुम ये कह दो कि हमेशा मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, ये जरूरी नहीं है. कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जहां पर एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाए लेकिन उसे ना तो मैक्सिमा मिले ना मिनिमा मिले? ये नोट कर लिया सब लोगों ने? ऐसा कोई एग्जांपल तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है जहां पर हमको एफ डैश एक्स बराबर 0 पर रियल एक्स मिल जाएगा लेकिन ना ही उसमें मैक्सिमा होगा ना ही उसमें मिनिमा होगा? जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. ग्राफ भी बना था तब भी तुम लोग दिमाग में नहीं ला पाए. एफ डैश एक्स निकालो, इसका कितना आया? 3x स्क्वायर बराबर 0 कर दो, x बराबर 0 आया है? ये रियल क्रिटिकल पॉइंट है. अरे बोलो, लेकिन क्या इसमें मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा? इसका ग्राफ तो तुम लोग अभी 2 बार बना चुके हो कम से कम. ये है तुम्हारा. देखो ऐसे चलाइए. हालांकि देखो अगर ग्राफ पे चल के देखो तो ये शुरुआत में इसका मन कर रहा है टर्न करने का, ऐसे देखो घुमा लेकिन फिर ऊपर निकल गया. तो क्रिटिकल पॉइंट तो है, हलचल तो यहां हो रहा है,
पहले उसको लगा कि नहीं इसे टर्न करके नीचे चले जाए, लेकिन फिर ऊपर चला गया। देखो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उस पर हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा मिले ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में याद रखना। क्रिटिकल पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा भी मिलते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है और राइट में भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हुआ, ये दोनों तरफ इंक्रीजिंग है। और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में मोनोटोनिसिटी का चेंज होना जरूरी है, तभी मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वहां पर तुम्हारा जो है मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वहां मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। मैक्सिमा के लिए इंक्रीज टू डिक्रीज करना जरूरी होता है, मिनिमा के लिए डिक्रीज टू इंक्रीज करना जरूरी होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। डिसकॉन्टिन्यूअस में तो खैर अलग फंडा चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस में तो एफ डैश एक्स से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस में फंक्शन ऑलरेडी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो वहां तो लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को कंपेयर करके निकाला जाता है, उसका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो जीरो देखो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन यहाँ मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हो रहा, दोनों तरफ इंक्रीजिंग है, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। नोट कर लो ये एग्जांपल, ये सबसे सिंपल एग्जांपल यही है। तो इसीलिए मैंने उसके आगे लिखा है। अब जैसे तुमने एफ डैश एक्स बराबर जीरो किया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया और पता चला तुमने टिक कर दिया मैनी टू वन, कान खोल के सुन लो, बिल्कुल ये बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, खाली एफ डैश एक्स पर तुम लोग डिसीजन ले लेते हो। अभी ये तो मान लो जरा सा फंक्शन, छोटा सा फंक्शन है, बाकी फंक्शन में तुम लोग ऐसे डिसीजन, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पर मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं, नहीं तो किसी भी अच्छे क्वेश्चन फंस जाओगे तुरंत, खाली क्रिटिकल पॉइंट निकाल के। हाँ, अगर एक से ज्यादा है, मान लो दो तीन क्रिटिकल पॉइंट है, तो फिर ऐसा नहीं होता है। अब मान लो तीन क्रिटिकल पॉइंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि सब पे नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम लाइन से मिलने लगे, लेकिन अगर एक दो क्रिटिकल पॉइंट है तो जरूर चेक कर लो, समझ गए कि नहीं, इसमें खतरा रहता है, तो जरूर चेक कर लो कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा कि नहीं, और उसके लिए तुमको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। अगर एक दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं तो बिल्कुल चेक करो, समझ गए कि नहीं। और उसके लिए क्या निकाल लेना, एफ डैश एफ डबल डैश एक्स, क्या निकालना होगा, एफ डबल डैश। तो नोट कर लो, मेथड टू चेक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अभी केवल कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखा रहा हूं, बाकी डिटेल डिस्कशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे, अभी केवल उतना कर रहे हैं जिससे तुम्हारा काम चल जाए, ठीक है। मेथड टू चेक, इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम खत्म हो गया, ये तो खाली जरा सा है कि हाँ तुम्हारे अभी क्वेश्चंस केवल, क्योंकि अभी खाली तुमको चेक करना है, टाइप ऑफ फंक्शन चेक करने के लिए मेथड टू चेक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ये सीखना इसलिए जरूरी है, हालांकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, लेकिन चूंकि हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन निकालने में पीरियड और एफ डैश एक्स यूज करना पड़ता है, और एफ डैश एक्स बराबर जीरो पर यह भी देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं, क्योंकि कई बार धोखा भी हो सकता है, केवल एफ डैश एक्स बराबर जीरो से काम नहीं चलता है, वहां पर यह भी कंफर्म करना पड़ता है कि मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं, ठीक है। अब बैठ के हर समय ग्राफ तो बनाओगे नहीं, अभी तो एग्जाम्पल में एक्स की छोटा ग्राफ है, उसका ग्राफ तुमको धीरे धीरे घट जाएगा, लेकिन अब हर फंक्शन का ग्राफ हर समय बनाना इजी थोड़ी होता है, विदाउट ग्राफ अगर करना है तो फिर हम मैक्सिमम मिनिमम वहां कैसे चेक करेंगे। तो गिवन होगा तुमको y बराबर एफ ऑफ एक्स, फाइंड क्या करोगे, एफ डैश एक्स, बिल्कुल स्टेप वाइज हर एक चीज नोट करो, फिर अप्लाई करोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं।
अब हम लोग इन पर वैल्यू चेक करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का। अब क्या निकालोगे, पहले तो वैल्यू तो बाद में चेक करोगे, पहले एफ डबल डैश एक्स निकालो। अब एक पॉइंट पर हम लोग ऐसा ही हर एक पॉइंट पहले एक्स इक्वल टू एक्स वन। अब ध्यान देना, तो इफ एफ डबल डैश एक्स वन ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स वन पर हम इस पे खाली चेक कर रहे हैं, बाकी पर भी इसी तरह से चेक करना होता है, तो इफ एफ डबल डैश एक्स वन greater than 0, then x equal to x1 will be point of local minima. Then x equal to x1 will be point of local minima. और अगर f डबल डैश x1 उसी के आगे लिखना तुम लोग लेस देन 0, then x equal to x1 will be point of local maxima. तो ये फंडा है तुम्हारा पूरा जो है चेक करने का। और ये भी ध्यान रखना कि एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ में सब पर निकालने की जरूरत नहीं होती है। जैसे तुमने सबसे लेफ्ट वाले पे निकाल लिया, फिर वो अल्टरनेट चलता है, जैसे इस पे मिनिमा आया तो इस वाले पे मैक्सिमा आएगा, इस वाले पे मिनिमा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकले ना क्रिटिकल पॉइंट, समझ गए ना, वो अल्टरनेट चलता है। दो लगातार मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा जरूर होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। तो नीचे नोट में लिख लो, इन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन in continuous function in continuous function in continuous function point of local maxima and minima in continuous function point of local maxima and minima exist one by one. In continuous function point of local maxima and minima exist one by one. Point of local maxima and minima exist one by one. जैसे ये हमारा फंक्शन है, ये देखो मैक्सिमा है, तो अगले वाले पे क्या आ गया, मिनिमा। इस पे फिर से देखो क्या आ गया, मैक्सिमा। इस पे क्या आ गया, मिनिमा। ये देखो अल्टरनेट चल रहा, जल्दी भी बोलो, ये मिनिमा, यहां पे फिर मैक्सिमा, इसमें फिर से मिनिमा। मैक्सिमा पॉइंट पर वो इंक्रीज टू डिक्रीज करेगा, मिनिमा पे डिक्रीज टू इंक्रीज करेगा, अगर ग्राफिकली चेक करना हो। एट एक्स इक्वल टू x1 f ऑफ x1 माइनस इंक्रीज कर रहा है, x1 माइनस मीन्स स्लाइटली लेफ्ट ऑफ x1। ये सबको साइन क्लियर हो गया है ना। जब भी मैं x1 माइनस लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, स्लाइटली लेफ्ट ऑफ x1। ये बिल्कुल फिक्स है, ये पूरी मैथ में चलेगा। अगर मैं ये कहीं पे ये नोट कर लो कहीं पे, इसका मतलब होगा स्लाइटली लेफ्ट ऑफ x1। और जब भी मैं ये लिखूंगा x1 प्लस, इसका मतलब होगा स्लाइटली राइट ऑफ x1। ये बिल्कुल फिक्स है। तो राइट पे डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज टू डिक्रीज पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इसी तरह से x2 पर अगर ध्यान दो, f ऑफ x2 माइनस डिक्रीजिंग है, ऑफ f ऑफ x2 प्लस क्या है, इंक्रीजिंग है।
x इक्वल टू x2 क्या होगा? लोकल मिनिमा। ये फिक्स है हर जगह। जैसे अगर ग्राफ से चेक करना हो तो विदाउट ग्राफ ऐसे चेक कर सकते हो, ग्राफ पे देख करके इंक्रीज टू डिक्रीज मैक्सिमा, डिक्रीज टू इंक्रीज मिनिमा, ठीक है। और विदाउट ग्राफ कैसे चेक करना वो भी शुरुआत में लिखाया था। अगर सेकंड डेरिवेटिव x1 पर पॉजिटिव है तो मिनिमा देगा, सेकंड डेरिवेटिव अगर x1 पर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा देगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा। अरे सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो क्या देगा, बोलो ना, बैठे देख रहे हो। ग्रेटर देन 0 पे क्या देगा, मिनिमा, उल्टा चलेगा। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो क्या देगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है समझ में आ गया सभी को? ठीक। हालांकि अगर दो से ज्यादा पॉइंट्स है तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब तो डायरेक्ट लिख सकते हो मैनी टू वन, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अब पता चला 3 पॉइंट है तो तीनों पे लगातार ना इधर मैक्सिमम और मिनिमा हो जाए, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लिया सब लोगों ने अच्छे से, ठीक। फिर से एक बार सुन लो, अगर विदाउट ग्राफ तुम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो पहले पीरियड चेक कर लेना। अगर पीरियोडिक है तो मैनी टू वन, नॉन पीरियोडिक है तो एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स कम से कम एक रियल एक्स पर 0 है, जहां मैक्सिमा मिनिमा है वो भी मैनी टू वन। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट अगर आ गया तो ग्राफ टर्न करेगा, जैसे टर्न करेगा वाई रिपीट मारेगा, जैसे ग्राफ टर्न करेगा तो वाई रिपीट मारेगा, ये पक्का है, ठीक है। लेकिन अगर एफ डैश एक्स किसी भी रियल एक्स पर 0 नहीं है फिर वो 1 to 1 में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा 1 to 1 फंक्शन। अब आता है इनटू ऑन टू, तो हेडिंग डाले, मेथड टू चेक इनटू एंड ऑन टू फंक्शन। मेथड टू चेक into and onto फंक्शन। तो इसमें तुम लोगों को रेंज निकाल लेना है। अच्छा, रेंज निकाल क्यों रहे उसका रीजन सुन लो। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब इनटू ऑनटू पढ़ा था तो ऑनटू फंक्शन याद है सभी को? क्या बोला गया था ऑनटू फंक्शन में? कि सेट वाई में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। जल्दी बोलो, वहां रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया था कि नहीं? और इनटू फंक्शन में रेंज पक्का कोडोमेन के बराबर नहीं था, तो इसीलिए हम लोग रेंज निकालेंगे। अच्छा, जो कोडोमेन होता है वो फिक्स होता है, वो पहले से दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट होल आर ले लोगे। नंबर 1, फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। अब रेंज निकालने के मैंने 3-4 मेथड बताए थे, याद है ना सब लोगों को? रेंज निकालने के 3-4 मेथड बताए गए थे, उससे कोई भी मेथड तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ग्राफ या विदाउट ग्राफ, ठीक है ना। जो रेंज निकालना है वो तुम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हो, विदाउट ग्राफ भी निकाल सकते हो। जब रेंज निकल आएगा फिर उसको कोडोमेन से कंपेयर करोगे, ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट, कंपेयर रेंज विथ कोडोमेन। if range equal to codomain, then f of x will be onto function। फंक्शन हमारा क्या होगा, onto फंक्शन होगा। if range not equal to codomain, then f of x will be into function।
रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो ऑन टू, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है तो इन टू। ठीक है। अच्छा, कोडोमेन कैसे निकालना है? तो इन जनरल तो कोडोमेन दिया होता है। कैसे दिया होता है? देखो, जैसे इस तरह से लिखा रहता है ना कि एफ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू -1 टू +1, या कुछ भी हो सकता है राइट साइड में, यही तुम्हारा कोडोमेन होता है। ये मैंने ऐसे किसी के लिए लिखा, पर्टिकुलर कोई फंक्शन के लिए नहीं। ये जो दिया रहेगा यही तुम्हारा क्या होता है? कोडोमेन। ये पॉसिबल आउटपुट होता है ना तुम्हारा। और अगर फिर उसके बाद फंक्शन दिया रहता है, और अगर इन केस नहीं दिया है, सीधे सीधे y बराबर एफ एक्स दिया है, उसका ऊपर प्रिंसिपल नहीं डिफाइन किया उसने, तो फिर बाय डिफॉल्ट कोडोमेन होलार ले लेना। ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोडोमेन क्या लोगे? होलार। ठीक। जैसे इस तरह से लिखा रहता है ना, फ्रॉम ए टू बी y बराबर एफ ऑफ एक्स, लेकिन कभी कभी ये मिसिंग रहता है, सीधे सीधे वो y बराबर एफ ऑफ एक्स दे देता है, ऊपर उसका प्रिंसिपल नहीं लिखता है, इनपुट आउटपुट नहीं लिखता है, फिर कोडोमेन होलार ले लेना। ठीक। तो नोट में लिख लो, इन जनरल कोडोमेन विल बी गिवन, in general codomain will be given, in general codomain will be given, but if it is not given, लेकिन इन केस अगर नहीं दिया है, if it is not given, then we will consider it equal to whole R. Then we will consider it equal to whole R. अगर नहीं दिया है फिर कंप्लीट होल आर ले लो, उससे कंपेयर करो। तो इनटू ऑन टू किसके थ्रू चेक करना है? रेंज एंड कोडोमेन के थ्रू। अगर रेंज बराबर कोडोमेन, 1 2 होगा। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, बोलो बोलो, इनटू होगा। कोडोमेन या तो दिया होगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट होल आर ले लेंगे। रेंज तो निकालना ही पड़ता है। ठीक है। रेंज तो हमको फाइंड ही करना पड़ता है। जैसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लो, फिर सीट के क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? क्लियर करने जा रहा हूं। एफ फ्रॉम R to R y equal to x square, then f of x is, ए ऑप्शन है 1 to 1 on 2, बी ऑप्शन है many to 1 on 2, सी ऑप्शन है 1 to 1 in 2, और डी ऑप्शन है 1 to 1 many to 1 in 2। ये चार ऑप्शन, यही चार ऑप्शन दिए होंगे सभी। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको लटा हुआ है, क्यों? ग्राफ से ही पलटा देते हैं इसको हम लोग। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो। वन टू वन, मैनी टू वन पहले चेक करना है। ये हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, मैनी टू वन पक्का। अब बचा इनटू ऑन टू, तो हम लोग रेंज भी ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं ना। हम लोग रेंज ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए ये देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्सिस पे कहां से कहां तक है। इसका अगर तुम रेंज निकालो तो क्या आ रहा है? 0 से इंफिनिटी। ये कोडोमेन है। देखो कोडोमेन ये हमारे देने के ऊपर है, इनपुट भी हमारे देने के ऊपर है। हो सकता है हम इनपुट वैल्यू कम कर दें,
ये चेक कर, ये देखो, ये इनपुट, ये आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट जब मशीन प्रोसेस में आता है तब मिलता है। याद है ना सारी चीजें? तो अब यहां पर जो कोडोमेन है वो कंप्लीट होल आर है। यस नो, जल्दी जल्दी बोलो। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। अब रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो क्या होगा फंक्शन? क्या होगा फंक्शन? इनटू फंक्शन। क्या होगा हमारा फंक्शन? इनटू। ये हो गया मैनी टू वन इनटू फंक्शन। तो कौन सा ऑप्शन टिक होगा यहां पर? लास्ट ऑप्शन। अच्छा, इसी में देखो इधर, अगर हमने यहां पर दे दिया होता बिग ब्रैकेट 0 टू इंफिनिटी, तो यही क्या हो जाता तुम्हारा? ऑन टू हो जाता कि नहीं? यही तुम्हारा क्या हो जाता? ऑन टू फंक्शन हो जाता। और ये भी कोई ये नहीं कि एक्स स्क्वायर हमेशा मैनी टू वन होगा। सपोज मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं, देखो इधर, इसलिए अगर जैसे कई बार तुम लोग ये जो ऊपर ये लिखा है इसको पूरा समझते हो, देखते हो नहीं, खाली फंक्शन पे ध्यान देते हो। ये बहुत जरूरी है, यही बताता है कि इस मशीन के इनपुट आउटपुट क्या है। एफ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी एंड y बराबर एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स। यही चार ऑप्शन है, निकालो। तो सेम यही चार ऑप्शन है। अब ये मैनी टू वन नहीं होगा, क्यों? तो ये जो लिखा रहता है ना, ये इसमें ध्यान दिया करो, बहुत जरूरी होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो तुम बनाओगे शुरुआत में, लेकिन इसका कौन सा पोर्शन सिलेक्ट करोगे? 0 से इंफिनिटी, जहां एक्स पॉजिटिव, ये तुम्हारा इनपुट है। ये बड़ा बड़ा लिख लो उसमें। भाई जहां से रिपीट होना था वहीं तुमने काट दिया ना, ये तुम्हारा इतना मामला बचा। इसमें ये 1 to 1 है। इफ एक्स बिलोंगिंग 0 to infinity, then f of x will be 1 to 1। और जो रेंज है वो भी 0 से इंफिनिटी है। ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुनो, देखो बोल रहा है यार, देखो ध्यान से, देखो बैठो ग्राफ पे। 0 पर 0 है, उसके बाद देखो ये धीरे धीरे इंफिनिटी पे जा रहा है कि नहीं? एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी। और ये इक्वल टू, और ये देखो कोडोमेन भी वही दिया हुआ है। कोडोमेन प्रिंसिपल से उठाते हो ना, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? कोडोमेन। अब ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑन टू फंक्शन। इसमें जो फाइनल फंक्शन बना वो 1 to 1 है, ऑन टू। ये इसका ऑप्शन है, आंसर है। तो ये जो ऊपर प्रिंसिपल दिया रहता है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि नहीं? सीट निकालो जरा। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 35। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन भी होल आर है, कोडोमेन भी होल आर है। एफ फ्रॉम आर टू आर का मतलब समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब डोमेन क्या है? अरे बोला करो थोड़ा सा, डोमेन क्या है इसका? होल आर। कोडोमेन क्या है? होल आर।
सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। और फिर वही टाइप ऑफ फंक्शन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कम ऑन क्विक सॉल्व करें। तो अभी एक्स क्यूब का तो खैर तुम लोगों को ग्राफ पता है, लेकिन अब यहां एक्स क्यूब के साथ साथ और भी आगे वेरिएबल्स लगे हुए हैं। हालांकि आगे चल के इसका ग्राफ बना लोगे, कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है ये। अभी जब हम लोग ग्राफ की क्लास में जनरल ग्राफ बनाने के फंडे सीखेंगे, वो ग्राफ की क्लास अलग से तुम लोगों की संडे में होंगी, तो आगे चल के इसका ग्राफ तुम लोग बना लोगे। लेकिन अभी तो विदाउट ग्राफ करना पड़ेगा। जैसे अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे x² टाइप के, वो तुमने जो है ग्राफ के थ्रू कर लिया। भाई जहां जो मेथड इजी पड़ेगा हम उससे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको विदाउट ग्राफ अप्रोच कर लो। विदाउट ग्राफ 1 to 1 मैनी टू 1 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पीरियड चेक करते हैं। तो हमारे जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा नॉन पीरियोडिक होते हैं। भाई जो मैंने टेबल बनवाया था उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और 1 कर्ली एक्स, ये साथ ही तो पीरियोडिक थे। बाकी एक्स क्यूब x² ये सब किसमें गए थे हमारे? नॉन पीरियोडिक में। किसमें गए थे? नॉन पीरियोडिक में। ठीक है, बाकी अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। जनरल polynomial function in which maxima, minima point exist will always be many to one function। दूसरा एक पॉइंट और लिख लो, जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन will always be नॉन पीरियोडिक। जैसे एफ एक्स हमारा इस टाइप का है, a0 इंटू एक्स टू दावर n, a1 इंटू एक्स टू दावर n माइनस 1। ये नोट्स की कॉपी में लिख लें दोनों पॉइंट सभी लोग। हालांकि फर्स्ट वाला तो खैर तुम लोग पीछे भी सीख चुके हो, सेकंड वाला जरूर नोट कर लो, या दोनों लिख लो, कोई भूल थोड़ी जाओगे, दोनों लिख लोगे फिर। ये हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा। तो नॉन पीरियोडिक तो पक्का हो गया। क्यों भाई? ये क्वेश्चन जो है विदाउट ग्राफ हम लोग कर रहे हैं। हालांकि जब मैं ग्राफ की क्लास ले लूंगा तो इसको तुम लोग ग्राफ के थ्रू भी कर लोगे, और ग्राफ के थ्रू थोड़ा ये इजी पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि ग्राफ नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सेकंड मेथड है। और सेकंड मेथड सीखना भी जरूरी है, इसी के बहाने हम लोग सेकंड मेथड सीख भी जाएंगे। कि हर समय हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बन पाता है, या ग्राफ बनने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो दूसरे मेथड पे भी कमांड होना जरूरी है। तो सबसे पहले उसमें पीरियड देखते हैं। तो टेबल इसीलिए शुरुआत में बनवाया गया था, वो 7 फंक्शन छोड़ करके बाकी सब नॉन पीरियोडिक में आते हैं। ये तुम्हारा किस में चला गया? नॉन पीरियोडिक में। अब नॉन पीरियोडिक में चला गया तो एफ डैश एक्स निकालो। क्या निकालो? एफ डैश एक्स। उसका फंडा भी मैंने ऊपर लिख रखा है, हालांकि पीछे भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर से मैंने लिख दिया है। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, एक्स क्यूब
माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6. F of x is नॉन पीरियोडिक. देखा सब लोगों ने नॉन पीरियोडिक फंक्शन. अब चूंकि फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया है तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहला बॉक्स नो हो गया तो दूसरे बॉक्स पे जाना पड़ेगा. अगर पीरियोडिक हो जाता तो -1 तुरंत टिक कर देते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं. 3x² माइनस 12x प्लस 11. फिर हमने बताया भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करो. क्यों? जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा, ये बनेगा इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0. x आ जाएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस 132 अपॉन 6. 12 प्लस माइनस √12 अपॉन 6. तो मैं सॉल्व करके लिखे दे रहा हूं, तुम लोग अपना बाद में कर लेना. 2 प्लस माइनस 1/√3 बचेगा फाइनली. ठीक है ना? अरे 2 तो क्लियर कट दिख रहा होगा ना. 12/6 2 है, अलग अलग करोगे. √12/6 तो √12 होता है 2√3/6. 2 कट जाए, √3 ऊपर बचेगा कि नहीं, √3/3 तो 1/√3 हो जाएगा. ठीक, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए. हालांकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट आते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि 2 पे लगातार मिल जाए. एक वाला खतरे में रहता है, उसमें तो जरूर चेक करना है. लेकिन अगर एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है तो मैनी टू वन तुम्हारा फंक्शन हो जाता है. लेकिन फिर भी अगर चेक करना चाहो तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर तुम इसका एफ डैश एक्स निकालो तो ये है, ये इधर देखो, ये एफ डैश एक्स है. देखो बच्चों, ये है एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स दिख रहा ना सबको? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो. ये 6x माइनस 12 और एक पॉइंट रख लो, जैसे हमने रख लिया 2 माइनस 1/√3. भाई फिर तो अल्टरनेट चलता है ना तुम्हारा. ये लेस देन 0 देखो आएगा कि नहीं? इधर सामने देखो, इधर समझो. प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, -6/√3 लेस देन 0 होगा. तुमको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, कोई वहां एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बैठ के निकालना है. तो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो इस पर क्या मिलेगा तुमको, इस पॉइंट पर मैक्सिमा. बिल्कुल सही, ये तुम्हारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो अगले वाले पे मिनिमा होगा. क्यों? लेकिन अभी कोई मैक्सिमा मिनिमा थोड़ी निकालना है. हमने तो कहा कम से कम एक भी है तो मैनी टू वन टिक मारो. ठीक, ये हो गया मैनी टू वन फंक्शन. गॉट इट? देखो चेक करो, मैनी टू वन हो गया, जल्दी बोलो. वैसे इधर देखो, अगर एक से ज्यादा पॉइंट आ जाए तो मामला खतरे में नहीं होता, फिर डायरेक्ट भी मैनी टू वन लिख सकते हो. ठीक है ना? एक सिंगल पॉइंट पे ज्यादा खतरा होता है. तो चलो मैनी टू वन तो पक्का हो गया. अब क्या बचा? इनटू ऑन टू. क्या बचा? तो उसके लिए रेंज निकालो. अब रेंज भी विदाउट ग्राफ निकालना है. कम ऑन, इस फंक्शन का रेंज चेक करो. तो अब देखो रेंज कैसे निकाला जाए. फंक्शन हमारा ये है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6. तो देखो इसका मैं एक इजी मेथड तुम लोगों को बता देता हूं, इधर ध्यान दो. शायद मैंने बताया हो ना बताया हो,
जैसे जब दो दो फंक्शन होते थे, जैसे y बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इसका जब तुम डोमेन निकालते थे तो क्या करते थे? दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के क्या लेते थे? बोला करोगे जो पूछी जाया करे। दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के क्या लेते थे? ये तो दो दो बार बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, अभी इसमें बताया होगा फंक्शन में, तब भी नहीं याद है। दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के क्या लेते थे? इंटरसेक्शन, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इंटू हो चाहे अपॉन। ठीक है ना? अब अगर रेंज निकालना हो डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे अगर करो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुना करो, जो किया करते हो खूब। तो दोनों का अलग अलग रेंज निकाल के यूनियन लोगे, अलग अलग रेंज निकाल के क्या लोगे? यूनियन। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, डोमेन चेक होता है गिवन फॉर्म पे और रेंज चेक होता है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म पे। तो ये ध्यान दे देना कि रेंज निकालते समय ये देख लेना कि वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, ये नोट में सब लोग लिख लो। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो या एफ एक्स इंटू जी एक्स हो या एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जो रेंज ऑफ वाई होगा, जो हमारा रेंज ऑफ वाई होगा, जो हमारा रेंज ऑफ वाई होगा, चलो फिर से नोट कर लो, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो दोनों का अलग अलग रेंज निकाल के हमको यूनियन लेना होगा, y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इन चारों का अगर डोमेन जब हम लोग निकालते थे, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेते थे, डोमेन ऑफ जी एक्स। अब जब हम लोग रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ वाई, रेंज ऑफ एफ एक्स यूनियन रेंज ऑफ जी एक्स। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, उसको नोट में लिख लो। मतलब ये जो रेंज वाला मेथड है, ये डायरेक्ट ना लगा देना कभी, ये चेक करना पड़ेगा कि ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन है कि नहीं। तो नीचे नोट में लिख लो सब लोग, डोमेन चेक्ड ऑन गिवन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, डोमेन checked on given form of question, but range checked on most simplified form। ये दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे ये नहीं कि वो y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने दिया, या पहले जैसे मान लो हमने x प्लस साइन एक्स दिया, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है वो समझ लो जरा। जैसे ये हमारा फंक्शन है, तो अब इसको तुम आगे फर्दर कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो, एक्स अलजेब्रा है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है, अब इसमें कुछ होना नहीं है। तो इसमें तुम रेंज यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हो बस। भाई देखो, पूरा फंक्शन का एक साथ दिक्कत होता है, टुकड़ों में आराम से निकल आता है, वो टेबल हमने बनवाई है। ठीक, एक्स का रेंज क्या होता है बोला, वो टेबल में लिखा हुआ है, वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स की, वो धीरे धीरे याद करते रहो। ठीक है, अभी सामने रखा करो आंखों के, मैंने पहले ही बोला है कि डोमेन रेंज पीरियड वाला टेबल आइटम पे लेके आना है। साइन एक्स का रेंज
अब हमको चाहिए रेंज ऑफ वाई, क्योंकि ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो यहीं पे डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका और इसका क्या लोगे, यूनियन। तो यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन सब आता है ना, ये हो गया। इंटरसेक्शन तो -1 से 1 होगा, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। ये हो गया इसका रेंज, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। लिख भी लो उसमें, फर्दर आगे सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है। सेकंड एग्जांपल में आ रहा हूं। अब मैं ले रहा हूं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इधर देखो, अब मैं डोमेन में, हम लोग रेंज निकाल रहे हैं, रेंज पे ध्यान दो। डोमेन तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। यह है कि दोनों को एक साथ लिखा दिया था, जिस थोड़ा सा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में याद रहना इजी होता है ना, कि यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन, थोड़ा एक दूसरे के रिवर्स में आसानी से याद रहता है। अब जैसे ये है, अब यहाँ ये डायरेक्ट ना लगा देना कि साइन एक्स का रेंज -1 से +1, कॉस एक्स का रेंज -1 से +1। अब दोनों सेम है तो यूनियन भी वही होगा, -1 से +1। समझ गया ना, गलत हो जाएगा यहाँ, बात समझ रहे हो ना। यहां पे अगर तुमने डायरेक्ट लगाया तो ये गलत हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर देखो, अभी मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, आगे ट्रिग्नोमेट्री में जान जाओगे। इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, फाइनल डिवाइड होकर के ये बन जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, ये बनता है। कैसे बनता है आगे सीख जाओगे। फिलहाल अभी ये समझना है कि कब डायरेक्ट यूज करना है, कब सिंप्लीफाई करके यूज करना है। इधर देखो सामने, ये हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा। इसके सिंप्लीफाई करने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। जब a cos x प्लस b sin x का फॉर्म होता है, उसके सिंप्लीफिकेशन में √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। वो आगे ट्रिग्नोमेट्री में सीख जाओगे, ठीक है। ये है। तो अब यहां पे रेंज निकलेगा, ऐसे बाकायदे लिख लो, फाइंड रेंज हियर। अब रेंज निकालो, शुरुआत में नहीं, ऐसे लिख लो फाइंड रेंज हियर। अब यहां पे रेंज निकालोगे, यहां पर जो है रेंज निकलेगा। इधर देखो, अब तो पूरा फंडा ही बदल गया। इधर सामने देखो, अब तो पूरा फंडा ही बदल गया। अब तो ये सिंगल फंक्शन हो गया ना। अब तो ये साइन थीटा है, तो जो साइन थीटा, थीटा में थीटा बीटा चीटा कुछ भी हो सकता है, तो सिंगल एंगल है, तो ये -1 से +1 होगा कि नहीं। और फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि इसका रेंज निकालने का, मैंने पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो मैंने एक डायरेक्ट फंडा रेंज में निकाला था कि -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b², याद है ना। वो इसी से आता है, ठीक है। वही देखो, ये -√a² प्लस b² है, प्लस √a और b दोनों 1 है ना यहाँ पर। तो अब इसका जो एक्चुअल रेंज है वो ये है, -√2 से +2। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। जो ये चीज जरा मुझको समझानी थी, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। हो सकता मैंने रेंज बताया और ना बताया हो, तो उसको अच्छे से नोट कर लो। बताया भी है तो भी एक बार और नोट कर लो, भूल भूल ही जाओ। तो अगर 2 2 3 3 फंक्शन है, उनका रेंज निकालने के लिए अगर वो अपने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो दोनों का अलग अलग रेंज निकाल के क्या ले सकते हो, यूनियन। तो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है, जहां पर हम लोग रुके थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो इसमें रेंज हम लोगों को निकालना था। टाइप ऑफ फंक्शन तो हम लोगों ने निकाल लिया था इसका, ये मैनी टू वन पक्का हो गया था।
हम लोग रेंज पे डिस्कशन कर रहे थे। तो इधर देखो, इसका रेंज क्या होगा एक्स क्यूब का? अरे टुकड़ों में तो डील कर सकते हो, वो टेबल याद करो, इसीलिए बोला गया वो टेबल याद करो। एक्स क्यूब का क्या होता है? बोला एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर का रेंज 0 to इंफिनिटी, डोमेन होल आर होता है, रेंज क्या होगा? आउटपुट तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा ना। एक्स का फटाफट बोलो होल आर, वाई बराबर एक्स में एक्स और वाई दोनों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाते हैं ना। जब वो टेबल सामने रखा करो, उसमें कोई बुराई थोड़ी, वो इसी तरह देख देख के याद हो जाएगा। सामने रखा करो, जो मैं कह रहा हूं उसको साल भर फॉलो करो, तभी याद होगा। जो रेंज ऑफ इफेक्ट्स होगा, अब होल आर तो 2 बार आया, एक ही बार लिख लो। तो होल आर यूनियन आर प्लस, मेन ये है। वो तो 6 वाला तो कांस्टेंट है, उसके रेंज में तो केवल 6 है। तो इसका यूनियन तुम्हारा होल आर, क्योंकि यूनियन में कॉमन नॉन कॉमन सब आ जाते हैं। इंटरसेक्शन आर और आर प्लस का आर प्लस होता है, हालांकि लास्ट में एक 6 भी लगा हुआ है, उसके रेंज में तो केवल 6 होगा। इंटरसेक्शन की यहां बात ही नहीं है, यहां तो यूनियन लेना है। तो रेंज समझ में आया सबको इसका? बोलो ठीक। ये विदाउट ग्राफ अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब देखो, फंक्शन शुरुआत में जो डिफाइन था वो आर टू आर लिखा हुआ था। तो इधर देखो, ये कोडोमेन है, देखो ध्यान से, ये कोडोमेन है। कोडोमेन क्या है? होलार। फटाफट बोलते जाओ, चीज क्लियर है। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं? रेंज इक्वल टू क्या हो गया? कोडोमेन। तो क्या आ गया? नहीं नहीं, वो इनटू ऑन टू में क्या हुआ? ऑन टू हुआ, बिल्कुल सही। तो फाइनल ये फंक्शन हो गया मैनी टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। देखो चार में से कौन सा ऑप्शन मैनी टू वन ऑन टू दिया हुआ है? बोलो, मैनी टू वन ऑन टू कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? लास्ट ऑप्शन। फटाक से बोला करो, बैठे रहते हो। लास्ट ऑप्शन सही है सबका? ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है टिक कर दो। अभी जब इसका हम लोग ग्राफ बना लेंगे तो ये और थोड़ा सा तेजी से सॉल्व हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने विदाउट ग्राफ से किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पेज नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 62। कम ऑन। देखो ये जो टाइप ऑफ फंक्शन है, इसीलिए सबसे लास्ट में इसको हम लोग कर रहे हैं। यही आर्टिकल थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा जो है चेक करना पड़ता है। बाकी तो जैसे तुम्हारे डोमेन हो गए, रेंज हो गए, इवन ऑड हो गए, पीरियोडिक फंक्शन हो गए, सब में फिक्स रूल चलते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग का इनवर्स फंक्शन में ग्राफिकल प्रॉपर्टी रह गया है, वो भी चलो हम नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे, ठीक है। वो मुझे याद नहीं रहा, वो थोड़ा सा भी इनवर्स फंक्शन में रह गया था, ठीक है ना। वो नेक्स्ट टर्न पे हम करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 62 मैंने दिया था ना, ये फंक्शन है। इसमें एफ फ्रॉम आर टू आर दिया है, y इक्वल टू वाई या एफ एक्स एक ही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें भी अभी तुम लोग इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, हालांकि आगे चल के बना लोगे। उसके लिए ग्राफ की 4-5 क्लासें, जो मैंने 5 क्लासें बोला था तुम लोगों से, वो करनी होंगी तुम लोगों को। जब इसका ग्राफिकल मेथड भी तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन चलो अभी विदाउट ग्राफ करो तब तक।
क्योंकि इन सब फंक्शंस के ग्राफ बनाने के तरीके की, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लीनियर हो। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने 26 किए वो स्टैंडर्ड है, समझ गए ना। अभी जनरल ग्राफ बाकी है। जनरल ग्राफ यही है, ये जैसे अब एक्स स्क्वायर तुमको पता है अब, लेकिन ये हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये सब फंडे भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ग्राफ की क्लास में। और ये सब अब आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा जैसे कई फंक्शन जब टकराने लगते हैं कि लॉग के अंदर साइन पड़ा हो, साइन के अंदर इनवर्स पड़ा हो, समझ गया ना, वहां फिर ग्राफ में दिक्कत आती है। ये सब सिंगल है, जैसे केवल पॉलिनोमियल हो, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक हो, मशीन एक ही हो कुल मिला के, उसके ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत, वो टेक्निक बस केवल तुम लोग को सीखनी है। वो 5-6 टेक्निक होती है, वो पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आराम से बनाने लोगों को। अगर सिंगल फंक्शन है, भले उसके अंदर वेरिएशन कुछ भी हो, मशीन लेकिन एक हो। अब जैसे ऊपर स्क्वायर है, नीचे ट्रिग्नोमेट्री है, वहां फिर थोड़ा सा वो ग्राफ थोड़ा सा टफ होते हैं, उनको तो फिर विदाउट ग्राफ करना ही करना है, ठीक है। मतलब हमको किसी एक ही फंडे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये भी है। इसलिए सीखना हर एक चीज को है, जो जहां पे इजी पड़ेगा फिर उससे करेंगे क्वेश्चन। तो विदाउट ग्राफ में भाई सबसे पहले क्या चेक करना होगा? पीरियड। क्यों भाई? 1 to 1 मैनी टू 1 के लिए पीरियड चेक करना होता है। वो फ्लो चार्ट याद है ना, एल्गोरिथम पे मैंने बताया था, 2 बॉक्स थे उसमें पहले बॉक्स में पूछता इज एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक, तुमने कहा नो, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये। पॉलिनोमियल फंक्शन विल ऑलवेज बी मैनी टू 1। देखो मैनी टू हमारा जो है नॉन पीरियोडिक होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन विल ऑलवेज बी नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक हमेशा होगा, मैनी टू 1 हमेशा हो जरूरी नहीं है, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट का भी होना जरूरी होता है। तो ये हमारा नॉन पीरियोडिक फंक्शन तो दिख रहा है। अब नॉन पीरियोडिक हो गया तो समस्या और बढ़ी, क्यों? इससे अच्छा तो पीरियोडिक हो जाता, क्यों? तो तुरंत मैनी टू 1 लिख देते। चलो कोई बात नहीं, सेकंड बॉक्स के पास गए, क्या निकालोगे? बोलो बोलो, एफ डैश एक्स। तो सिंपल एफ डैश एक्स सबको पता ही होगा, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म है, सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट into derivative of second upon second square। तो यही बन रहा है सभी का। अब जो है न्यूमरेटर को जरा सॉल्व कर लो सब लोग। तो 2x³ प्लस, पूरा ओपन कर दो, 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x³ प्लस x² 4x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। ये x³ पूरा। तो बच्चों फटाफट बोला करो, बैठे रहते हो, इसमें क्या सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व क्या करो, बैठे मत रहा करो। इसी तरह कैलकुलेशन जब क्लास में करोगे तो धीरे धीरे फास्ट होगा। 4x² माइनस 4x² कट जाएगा, एक माइनस का x² बचेगा, है? x का कॉफिशिएंट कितना बच रहा है? नो, x का कॉफिशिएंट कितना बच रहा है? ये प्लस का 4x है यहां पर ना, और वहां पर 12x है, तो माइनस का 8x बचा। कांस्टेंट बोलो कितना बचा? ये देखो, ये यहां पर ये 2 है और यहां पर ये -5 है, तो माइनस का 3 बच रहा है। क्यों? जल्दी बोलो। फिर जब इसको 0 करोगे
क्योंकि dy बाई डी एक्स जीरो, तो न्यूमरेटर ही जीरो होगा, डिनोमिनेटर तो जीरो होता नहीं है। तो बच्चों माइनस ऊपर कॉमन भी ले लो, ये क्वाड्रेटिक आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक आ रहा है सभी का, तो इसमें 2 पॉइंट आ जाएंगे क्यों? जब एक्स निकालोगे श्रीधराचार्य फार्मूले से, -8 प्लस -64, बस ये देख लिया करोगे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है कि नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो एक्स क्या होगा? रियल। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो रियल होने चाहिए ना, और 2 है क्यों? 2 है, लिख दो -1, ठीक है। 2 में खतरा नहीं होता, सिंगल वाले में खतरा होता है, सिंगल वाले में तो जरूर चेक करना। तो -1 लिख दिया सब लोगों ने। अब आओ, एक्चुअली टाइप ऑफ फंक्शन में थोड़ा करना पड़ेगा, रेंज और ये सब निकालना पड़ेगा अगर विदाउट ग्राफ। अब आया रेंज का नंबर, क्यों? अरे इंटू ऑन टू के लिए क्या निकालोगे, जल्दी बोलो। चेक द रेंज, कम ऑन। कोडोमेन तो दिया हुआ है, देखो जे कोडोमेन है, कोडोमेन इक्वल टू होल आर है, बड़ा बड़ा लिखो, कोडोमेन इक्वल टू होल आर। निकालो इसका रेंज। फाइंड रेंज, तो कोई बताएगा इसका रेंज कैसे निकाला जाएगा? एक्स मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। ये बना लो, इस तरह का रेंज मैंने निकलवाया है क्लास में, थोड़ा रिवाइज करके आया करो नोट्स। y -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y -2 इंटू एक्स प्लस y -5 इक्वल टू 0। देखो यही क्वाड्रेटिक बनना है सबका, जरा चेक करो, बोलो। अरे फटाक से बोलो, इधर सामने देखो, इधर यही क्वाड्रेटिक बना है, जल्दी बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कर लिया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इधर लाके। तो इधर देखो, सबसे पहले मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि हायर डिग्री का कॉफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए ना। तो y -1 नॉट इक्वल टू 0, क्यों? y नॉट इक्वल टू 1। इधर सामने देखो, इधर इधर सब बाद में छापना, y नॉट इक्वल टू 1 हो गया। देखो रेंज तो यहां हम लोग मजबूरी में निकाल रहे थे, हमारा टारगेट कोई रेंज ऑप्शन में नहीं पड़ा है, हमको तो टाइप ऑफ फंक्शन ऑप्शन में पड़ा है। ये जो y नॉट इक्वल टू 1 तुमने लिखा ना, इसी से खेल हो गया, अब मत निकालो रेंज। हाँ, अगर ये y नॉट इक्वल टू 1 ना आया होता तब तो खैर मजबूरी थी निकालना रेंज, लेकिन ये जैसे तुमने y नॉट इक्वल टू 1 लिखा, इसका इससे एक चीज तो पक्का हो गया, क्यों? हालांकि इसके बाद अगर रेंज निकालना तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते हैं, पता है ना सबको, लेकिन टाइम किल मत करो, रुक जाओ यहीं पर, सामने देखो सब लोग, कोई डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है यहाँ, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर ये ना होता तो जरूरत पड़ती, क्योंकि y नॉट इक्वल टू 1 लिखते ही एक चीज पक्का हो गया कि रेंज होल आर नहीं होगा।
बोलो, रेंज, और रेंज अगर होल आर नहीं होगा तो वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। नहीं समझ में आया, लिख दो इनटू फंक्शन। तो ये y नॉट इक्वल टू 1 लिखते ही, हालांकि अगर तुमने निकाल लिया है तो खैर काटना उतना नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी रेंज आएगा उसमें 1 भी हटाओगे, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है यार, समझ गए ना, क्योंकि ये लिखते ही, देखो ये लिखते ही एक चीज पक्का हो गया, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये पक्का हो गया। सो इनटू फंक्शन, तो मैनी टू 1 आ चुका था, बोलो बोलो, इनटू अब आ गया, फाइनली ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू 1 इनटू फंक्शन हो गया। फंडा समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट आओ, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 36। देखो जो टाइप ऑफ फंक्शन होता है, यही पूरे फंक्शन टॉपिक में यही सबसे टफ होता है। हालांकि इसकी डेफिनेशन सबसे आसान है, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, लेकिन इसको चेक करना हम लोग इसीलिए सबसे लास्ट में कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। पढ़ा सबसे पहले था इसका कॉन्सेप्ट, वो इसलिए चूंकि इसमें कई चीजें, या तो ग्राफ बना लो, ठीक, विदाउट ग्राफ में फिर तुमको रेंज भी देखना पड़ता है, एफ डैश एक्स भी देखना पड़ता है, अगर कहीं सिंगल क्रिटिकल पॉइंट है तो फिर वो मैक्सिमम मिनिमम भी कंफर्म करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो सब लोग, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 36, कम ऑन क्विक। बाकी इनवर्स का अभी आधा आर्टिकल रह गया था, उसका जो ग्राफिकल प्रॉपर्टी था इनवर्स फंक्शन का, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे इसके कॉन्सेप्ट तुम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर उसके नेक्स्ट टर्न पर जो है हम लोग इसका सीट ये पूरा डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से। तो अब तुम लोग इसके क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 128 ये पूरा जो है कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। बल्कि 131 तक कर लेना, ठीक है। बाकी वो जो 22-23 वाले हैं उसके मेन मेन क्वेश्चन मैं खुद ही करा दूंगा, कई क्वेश्चन तो पीछे सीट में रिपीटेड है। ये 132 क्वेश्चन तुम लोगों को करने हैं, 131 131, उसमें से कई क्वेश्चन हो भी चुके हैं, करीब 35-40, तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन बचे हैं। 30 से 40 क्वेश्चन तो ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट कराए जा चुके हैं लगभग आधे, आधे तो तुम लोग ट्राई करो कम से कम खुद से, बाकी जो नहीं आएंगे वो सब एक एक डिस्कस होगा क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हो रहा है कि नहीं? 2x प्लस मॉड ऑफ cos x देन f ऑफ x इज, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा भी जा चुका है 3-4 साल पहले। बस उसमें cos की जगह साइन था, 2x प्लस साइन x, थोड़ा इजी था, मॉड भी नहीं लगा था। चलो अच्छा पहले विदाउट मॉड ही करो, पहले ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है, पहले यही वाला कर लो, थोड़ा इजी कर देते हैं। 2x प्लस साइन x, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान दो, ना इस क्वेश्चन में दिया ना मैंने लिखा है, जैसे नहीं फंक्शन का जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, देखो इसमें मैंने नहीं दिया, मैंने सीधा सीधा फंक्शन दिया, हालांकि इस क्वेश्चन में भी यही है। तो बाय डिफॉल्ट कोडोमेन क्या लोगे, होल आर लोगे ना, ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कोडोमेन होल आर होगा। वो जनरली दिया भी तभी नहीं होता है जब कोडोमेन होली आर होता है, क्योंकि तब देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन करो जो मैंने दिया है,
ऑप्शन वही चार है, 1 to 1, many to 1, 1 to 1 on 2, many to 1 on 2, ठीक है ना। वही टाइप ऑफ फंक्शन चेक करना है। ए ऑप्शन 1 to 1 on 2, वो ऑप्शन तुम खुद ही लिख सकते हो, many to 1 on 2, many to 1 into, हालांकि जब हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे तुम इसका भी ग्राफ बना लोगे, लेकिन अभी चलो नहीं, अभी तो नहीं बना पाओगे, अभी तो विदाउट ग्राफ करना होगा। तो विदाउट ग्राफ में सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले पीरियड चेक करना, माइंड में चीजें सेट करो, तुरंत क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करना है, पीरियड। तो ये पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, बोलो खुल के बोलो, नॉन पीरियोडिक। कौन सा फंक्शन है ये, नॉन पीरियोडिक। ठीक, कैसे डिसाइड किया, साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक, 2x क्या है, तो पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, कंफर्म है। अच्छा ये होता तब भी नॉन पीरियोडिक लिखते हैं, साइन एक्स पीरियोडिक, 2 नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक। अच्छा दो पीरियोडिक फंक्शन क्या होंगे, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, ये बोलो। अच्छा मैं ये दे रहा हूं, इसका पीरियड बताओ जरा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस y इक्वल टू एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स, इसका पीरियड कितना है, देते बोलो फटाफट, 2 पाई। इसका पीरियड, इसका पीरियड 1, दोनों का एलसीएफ ले पाओगे, अरे बोलो। ये इरेशनल है, पाई इरेशनल में आता है ना, और ये क्या है, एक रैशनल और एक इरेशनल का एलसीएफ लिया है कभी, है एलसीएफ के लिए तो दोनों नंबर रैशनल हो या दोनों इरेशनल हो, एक रैशनल और एक इरेशनल का एलसीएफ डिफाइन नहीं होता है, नॉन पीरियोडिक में जाएगा ये। तो आज के बाद ये भूल जाओ कि सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन विल ऑलवेज बी पीरियोडिक, गलत स्टेटमेंट है ये। हम कह रहे ट्रिग्नोमेट्री में ही बना सकते हो, तुमको ये करली लगा दिया, जबरदस्ती का चिपका दिया, ये लो साइन पाई एक्स या कॉस पाई एक्स, इसका 2 पाई होगा, इसका 2 पाई अपॉन पाई 2 हो जाएगा, लो इसका एलसीएफ ले पाओगे, है ये बिल्कुल भूल जाओ कि दो पीरियोडिक फंक्शन का सम हमेशा पीरियोडिक होता है। नोट कर लो इसको, लिखो नोट नंबर 1। ये क्वेश्चन तो अभी बाद में करेंगे, तो नई चीज एक आ गई इस क्वेश्चन में, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन, और यही सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी होगा, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन may be periodic or may be non-periodic. एग्जाम्पल ले लो, देखो दो पीरियोडिक का सम पीरियोडिक, इसके तो तमाम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस टेन एक्स है, वो तो तमाम है। दो पीरियोडिक का सम नॉन पीरियोडिक, इसका एग्जाम्पल लिख लो, लिखो लिखो, साइन एक्स प्लस कॉस पाई एक्स, इसका पीरियड होगा 2 पाई, इसका पीरियड होगा 2। और नीचे रीजन लिख लो, नीचे रीजन लिख लो, एलसीएफ ऑफ रैशनल एंड इरेशनल विल बी अनडिफाइंड। रीजन लिख लो, एलसीएफ एल डॉट सी डॉट एफ, एलसीएफ ऑफ रैशनल एंड इरेशनल विल बी अनडिफाइंड, लिख लिया। जब इसका तुम दो का अलग अलग निकाल के एलसीएफ लेते हैं ना हम लोग,
अरे फंडा याद है ना शुरुआत का। ऐसे और तमाम एग्जांपल तुम बना सकते हो। तो दो पीरियोडिक का सम हमेशा पीरियोडिक हो ये जरूरी नहीं है, तभी होगा जब एलसीएम डिफाइन हो। इसीलिए दो पीरियोडिक का सम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दो नॉन पीरियोडिक का क्या होगा सम? ये पक्का नॉन पीरियोडिक। अगर दोनों फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो तो क्या उनका सम पीरियोडिक हो सकता है? चेक करके देखो जरा। भाई कुछ चीजें पढ़ते समय खुद भी थोड़ा सोचा करो। जैसे यही सेम इसी टाइप की चीजें मैंने इवन ऑड फंक्शन पे कराई थी, सम ऑफ टू इवन फंक्शन, सम ऑफ टू ऑड फंक्शन। जरा पीरियोडिक फंक्शन में भी ये चीज खुद ही सोच लेते हैं। तो दो नॉन पीरियोडिक का सम क्या होना चाहिए? ये कहां पीरियोडिक होगा? क्यों? ये तो पक्का ही नॉन पीरियोडिक होगा ना। ये तो पक्का नॉन पीरियोडिक लग रहा है। क्यों? अच्छा, इधर ध्यान दो। ये नॉन पीरियोडिक होता है। जो बोला करो फटाफट बोला करो। 5.2x क्या बैठे सोचा करते हो? बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल। इनके तो ग्राफ से माइनस बिग ब्रैकेट एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है? क्या होगा ये? बोलो फटाफट। बिग ब्रैकेट एक्स भी नॉन पीरियोडिक होगा, माइनस बिग ब्रैकेट एक्स क्या होगा? वो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट में जो करके वो भी नॉन पीरियोडिक रहेगा। अब इनका मैं सम कर रहा हूं, एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स क्या है? ये दो। ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट फेल हो गया कि दोनों का सम हमेशा नॉन पीरियोडिक होगा। क्यों? ये तो घनघोर पीरियोडिक है। इसका पीरियड 1 होता है। क्यों? ये फ्रैक्शनल फंक्शन हर जगह गड़बड़ कर देता है। क्यों? नहीं, और भी एग्जांपल हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो। सम ऑफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शन, सेकंड पॉइंट लिखो, सम ऑफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शन, सम ऑफ टू नॉन पीरियोडिक फंक्शन may be periodic और may be नॉन पीरियोडिक। एग्जाम्पल ये ले लो। एग्जाम्पल ये है, दोनों नॉन पीरियोडिक थे लेकिन जब ऐड किया तो पीरियोडिक निकला। या अगर बिग ब्रैकेट एक्स भी लोगे तो सबसेक्शन जो सम के लिए होगा वही सबसेक्शन के लिए होगा। ठीक है ना? तो देखो, दो पीरियोडिक, आज की बात सबको क्लियर हो जाना चाहिए। दो पीरियोडिक का सम कुछ भी हो सकता है, मे बी पीरियोडिक में भी नॉन पीरियोडिक। दो नॉन पीरियोडिक का सम कुछ भी हो सकता है। अब आओ एक पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक। ये नॉन पीरियोडिक, ये सर्टेन रिजल्ट है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। तो थर्ड पॉइंट लिखो, सम ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन, सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन
नॉन पीरियोडिक के आगे ब्रैकेट लिख दो, एक्सक्लूडिंग कांस्टेंट फंक्शन, एक्सक्लूडिंग कांस्टेंट फंक्शन, ये हटा दो। तो सम ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ब्रैकेट में नॉन पीरियोडिक के आगे ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडिंग कांस्टेंट फंक्शन विल ऑलवेज बी, अब ये पक्का सही है, अब ये गलत नहीं कर सकता है, अब ये पक्का सही है, अब ये ऑलवेज करेक्ट है। तो जो पीरियोडिक, देखो इसको ऐसे लिख लो, प्लस नॉन पीरियोडिक विल ऑलवेज बी, ये सर्टेन रिजल्ट है, सर्टेन रिजल्ट को हाईलाइट कर लो। लेकिन इसमें भी देखो नॉन पीरियोडिक के नीचे ब्रैकेट में डाल दो एक्सक्लूडिंग, नॉन पीरियोडिक के नीचे ही आना चाहिए, या एरो लगा के लिख लेना अगर वहां तुम्हारे पास जगह ना हो। एक्सक्लूडिंग नॉन पीरियोडिक के जस्ट नीचे लिखना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन नॉन पीरियोडिक में आता है ना, या नॉन पीरियोडिक के नीचे ऐसे एरो लगा के तब लिख लेना, ठीक है। मतलब नॉन पीरियोडिक में कांस्टेंट नहीं शामिल हो, नहीं तो ये स्टेटमेंट कभी भी गलत कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग ले लें y इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स, और एक हम ले लें y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स या x प्लस साइन एक्स, यहां पर ये जैसे पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है, एनपी जहां भी लिखूंगा नॉन पीरियोडिक, y इज नॉन पीरियोडिक। अब यहां पर जैसे ये पीरियोडिक है और ये नॉन पीरियोडिक है, बट कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन। ये इसमें जो y तुम्हारा है, ये इसमें जो y तुम्हारा है वो तुम्हारा पीरियोडिक होगा। ये डिफरेंस है। उसका रीजन भी देखो, अभी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं। देखो होता क्या है, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, मैं मोटा मोटा अभी जो इजिली तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए वो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दो, ठीक। बाकी डिटेल में अभी ये चीज आगे क्लियर होगी। जैसे 2x प्लस साइन एक्स है, तो होता क्या है, इसमें एडिशन ऑफ टू ग्राफ का फंडा लगता है। एडिशन ऑफ टू ग्राफ में क्या हम लोग करते हैं कि जैसे दो फंक्शन है, तो जो फंक्शन तेज चलता है उसके ऊपर जो धीरे चलता है उसको लपेट दिया जाता है, ठीक। अब जैसे 2x है तो इसका रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाएगा, इसका रेंज -1 से 1 ही 1, ये -1 से 1 ही के बीच में टहलेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तेज है, ये तेजी से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ करोगे तो ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह से चलता है। वही साइन एक्स y इक्वल टू 2x लाइन पे लपेट दो, और मोटा होता भी यही है। इसमें क्या होगा 2 प्लस, तो इसमें क्या, ये ग्राफ तुम्हारा जो साइन एक्स तो पीरियोडिक था, लेकिन जब 2x के ऊपर आया तो ये इंक्लाइंड हो गया है कि नहीं। अब इसमें y रिपीट नहीं कर रहा है। जब 2 प्लस साइन एक्स बनाओगे तो इसमें क्या है कि y इक्वल टू 2 लाइन पे साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। तो इसमें क्या है कि पूरा जो साइन एक्स का ग्राफ जो ओरिजिन पे था वो 2 यूनिट पैरेलल उठा। अगर ये वाला लाइन हल्का सा टेढ़ा हो जाए, हल्का सा भी 1 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी नॉन पीरियोडिक में चला जाएगा, समझ गया ना। तो इसमें जो पूरा ग्राफ वो पैरेलल उठ रहा है, इसलिए इसका पीरियोडिसिटी मेंटेन है। मोटा मोटा रीजन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इस नॉन पीरियोडिक में अगर कांस्टेंट फंक्शन को तुम हटा दो तो फिर हमेशा पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक विल ऑलवेज बी नॉन पीरियोडिक, ठीक। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ये नोट कर लिया सब पूरा सब लोगों ने। अभी ये ग्राफ मैंने जोड़ते तो खाली समझाने के लिए मैंने इसे बता दिया है। अभी तुमको खाली इतना याद रखना है, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, सम ऑफ टू नॉन पीरियोडिक कुछ भी हो सकता है, पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक जिसमें कांस्टेंट फंक्शन ना हो वो पक्का नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है।
अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। ये क्वेश्चन मैंने दिया था। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है और ये नॉन पीरियोडिक। ठीक, तो ये पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक, तो y इज नॉन पीरियोडिक। नोट डाउन, y हमारा जो है वो नॉन पीरियोडिक। क्योंकि 2x कांस्टेंट में आता नहीं, हो तो लीनियर फंक्शन है भाई। नॉन पीरियोडिक में कांस्टेंट फंक्शन को अगर हटा दो तो फिर पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक में ही जाता है, उसमें कोई सख्त समस्या नहीं है। ठीक है, अब चूंकि फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया, इधर सामने देखो, इधर फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो गया तो फर्स्ट बॉक्स नो हो गया, वो एल्गो याद है ना। अब सेकंड बॉक्स के पास जाओ तो कह रहा भाई एफ डैश एक्स निकालो, तो हम लोग इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स। इधर सामने देखो, इधर देखते रहो इधर। ठीक, कॉस एक्स पहले समझ लो फिर बाद में नोट करना। -1 से +1, तो जो 2 प्लस कॉस एक्स होगा वो तुम्हारा 1 से 3 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो ये एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। अरे यस तो जल्दी थी बोलो, एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर तुमने बराबर 0 भी किया होगा तो cos x इक्वल टू -2, cos x इक्वल टू -2 कभी होगा। मैंने यही तो लिखाया था कि एफ डैश एक्स अगर किसी रियल एक्स पर 0 नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, 1 to 1 हो जाता है। तो समझ में आया ना। अरे अगर एफ डैश एक्स निकालोगे तो एफ डैश एक्स किसी रियल एक्स पर 0 नहीं है ना, किसमें क्या फाइन, दोनों बॉक्स नो हो गए। दोनों बॉक्स, वो फ्लोचार्ट याद है कि नहीं, आंखों के सामने रखो, उसमें देखो पलट के। पहला बॉक्स नो हुआ नॉन पीरियोडिक में, दूसरे बॉक्स में गए तो दूसरा बॉक्स क्या पूछ रहा है, क्या एफ डैश एक्स किसी रियल एक्स पर 0 है, यही तो उसने पूछा है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स किसी रियल एक्स पर 0 है। एफ डैश एक्स अगर तुम बराबर 0 भी कर रहे हो, अगर एफ डैश एक्स बराबर 0 कर रहे हो तो देखो यार, cos x बराबर 0, cos x बराबर -2, भाई cos x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या बना, cos x इक्वल टू -2। तो cos x का रेंज -1 से +1 होता है, तो cos x इक्वल टू -2 क्या कभी पॉसिबल होगा। तो क्या हो गया, नो सोल्यूशन। अरे बोलो, तो दूसरा बॉक्स भी नो हो गया। कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, 1 to 1, खुद बोलो कहां पहुंचे, देखो 1 to 1। अब आ जाओ रेंज पर, देखो बच्चों इधर, इधर सामने देखो, साइन एक्स का रेंज -1 से +1, इसका रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, दोनों का अलग अलग निकाल करके यूनियन, दोनों का रेंज अलग अलग निकाल करके क्या लोगे, क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो 2x का रेंज होल आर होगा। अरे 2x में x देखो, x का रेंज होल आर टेबल में दिखा है कि नहीं, तो दोनों का यूनियन होल आर आया। तो रेंज अगर होल आर है तो क्या, और कोडोमेन अगर फंक्शन का प्रिंसिपल नहीं दिया है तो कोडोमेन भी तो होल आर लोगे, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। अब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो फंक्शन ऑन टू हो गया। तो क्या है ये फाइनल आंसर इसका, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। बोलो, अब 36 क्वेश्चन खुद से चेक कर लोगे सब लोग, बस खाली मॉड पोस्ट में तोड़ना है, बाकी सब कुछ एज इट इज यही है। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को, वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, ठीक है।